नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। अब बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम मनोहर लाल किसानों से संवाद करेंगे। शाम 5 बजे किसानों संग सीएम की विशेष चर्चा यहां पर की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल किसानों से संवाद करने जा रहे हैं। प्रगतिशील किसानों के लिए उनसे ये संवाद यहां पर संवाद कार्यक्रम रखा गया है। सीएम मनोहर लाल प्रगतिशील किसानों के साथ यहां पर बातचीत करेंगे। विशेष चर्चा यहां पर की जाएगी शाम 5 बजे। इस कार्यक्रम का समय तय किया गया है, तो शाम 5 बजे किसानों के साथ सीएम मनोहर लाल संवाद करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल किसानों से संवाद करेंगे। शाम 5 बजे का समय तय किया गया है और विशेष चर्चा यहां पर किसानों से की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से तो राहत नहीं मिली, लेकिन अब पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। और इस बीच पिछले कुछ समय से राहुल गांधी कभी ट्रक में सवारी करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर हाथ में रिंच लिए बाइक ठीक करते हुए नजर आते हैं। जाहिर है 2024 को नजदीक आते देख अपने तरीके से राहुल जनता तक पहुंच बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आज एक बार फिर से राहुल कुछ इसी अंदाज में नजर आए। दरअसल वो शनिवार को सुबह ही किसानों के साथ खेतों में धान की रोपाई करते हुए यहां देखे गए। यही नहीं, उन्होंने ट्रैक्टर चालक चलाकर खेत की जुताई भी की। इसके बाद किसानों के साथ बैठकर नाश्ता करने के बाद वो शिमला के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि सोनीपत में जो राहुल गांधी हैं वो यहां पहुंचे थे। उन्होंने किसानों से बातचीत की, उनसे चर्चा की, उनका हालचाल जाना, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही खेत में भी वो गए और वहां काम कर रहे कुछ किसानों के साथ उन्होंने धान की रोपाई भी की। तो राहुल गांधी दिल्ली से शिमला की ओर जा रहे थे, तभी अचानक वो सुबह करीब 7 बजे सोनीपत के गांव में यहां रुके और वहां खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ उन्होंने धान की रोपाई की। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान आज जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही ओमकार सिंह जी हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता जुड़े हैं, और राकेश यादव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राकेश यादव जी आपके पास आना चाहूंगा। राकेश यादव जी, राहुल गांधी आज शिमला की ओर जा रहे थे, लेकिन अचानक वो खेत में पहुंच गए, किसानों के साथ नजर आए। तो जो धान की रोपाई यहां पर की गई है, क्या वो किसानों तक और 2024 में जनता के मन तक वो बात जो है कांग्रेस की, उसकी रोपाई हो पाएगी? देखिए पाठक साहब, कि राहुल गांधी जी कोई मोदी जी की तरह स्टेज मैनेज करोड़ों रुपए लगा करके तो कोई शो ड्रामा वगैरह करते नहीं है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से कि वो आम जनता के दुख दर्द को महसूस कर सके, दुख दर्द को सहन कर सके। आप देखिएगा उनके इस काम में कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उन्होंने इस चीज को पहले से स्टेज मैनेज किया था, जैसे कि मोदी जी करते हैं। अमेरिका का इवेंट लगा लो आप, अभी देखिए कि वहां पे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने किया, इतने बुरे काम करके उसको ठीक करने की कोशिश की। तो राहुल गांधी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता के दुख दर्द को समझे, एक मैकेनिक जो है उसके दुख दर्द को समझे, एक किसान के दुख दर्द को समझे। तो वो उनके दुख और दर्द को समझते चले आ रहे हैं। ऐसी सूरत में उनका जो प्रभाव है आम जनता पर बहुत ही बढ़िया पड़ रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार कम से कम 80 सीट लेकर के आएगी। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है,
अगर इनकी सीट 2 डिजिट में भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात। आप हरियाणा में देखेंगे कि जो मनोहर लाल जी खट्टर है वो कैसी कैसी घोषणाएं कर रहे हैं। जब आर्टिकल 370 की बात हुई थी तो उन्होंने खुलेआम कहा था कि हरियाणा के जो कुंवारे हैं उनको हम ले जाकर के वहां कश्मीर में शादी करवा के लाएंगे। वहां से ऐसी ऐसी बुरी बातें करते और अब थोड़े दिन बाद ही अपनी बात से मुकर गए और कह रहे हैं कि कुंवारों को मैं केवल पेंशन दे सकता हूँ 2750 रुपए। तो ऐसी सरकार पे अब जनता का बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है और हरियाणा में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार के एस्टेब्लिश होने की पूरे आसार है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की ही बनेगी। और कारण भी ये है कि देखिए विद्युत उत्पादन की जो क्षमता थी वो 1587 मेगावाट से 5050 मेगावाट 350% बढ़ाई। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा जी के नेतृत्व में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए गए यमुनानगर में, झज्जर में, हिसार में, फतेहाबाद में और 6100 करोड़ से जो है नई औद्योगिक इकाइयां लगाई गई IMT मानेसर, फरीदाबाद और रोहतक में। जहां तक शिक्षा का सवाल है, महिला विद्यालय सोनीपत लगाया गया, महिला मेडिकल कॉलेज सोनीपत बनाया, राजीव गांधी शिक्षा संस्थान बनाया, अशोका विश्वविद्यालय बनाया। और हम तो कहते हैं कांग्रेस की सरकार समावेशी सरकार है और इन्होंने जो बाकी पुराने जो लीडर हैं जैसे चौधरी बंसीलाल जी हैं, चौधरी देवीलाल जी हैं, इनके नाम से जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे उनको अपग्रेड किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई महेंद्रगढ़ में। और इसके अलावा बीजेपी सरकार ने क्या किया? ये बीजेपी सरकार थी जिसने किसान आंदोलन में 700 किसान मार दिए, आंगनबाड़ी वर्कर्स की पिटाई कर दी, कर्मचारियों की पिटाई कर दी, पहलवान बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, पदक लाओ पदक पाओ जो चलाया था कांग्रेस सरकार ने उसको खत्म कर दिया, एक नई चिराग योजना लगा करके स्कूली विद्यार्थियों का भत्ता बैठा दिया। आप देखेंगे कि अगर कोई आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो उसको सरकार 1100 रुपए देगी और सरकारी स्कूल में कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको 500 रुपए देने होंगे। अब SC के जो एग्जाम है 32 सवाल रिपीट कर दिए पिछली बार और 1.8 लाख नौकरियां जो है वो बैकलॉग की पड़ी है। ठीक है राकेश जी, ठीक है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4.5 लाख पोस्ट खाली है पिछले 9 साल में। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मिस रूल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा इस बार। और हरियाणा में जवाब भी ले लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, आज सोनीपत में राहुल गांधी पहुंचे हैं, हालांकि मानहानि वाले मामले में तो अभी कोई राहत नहीं मिल पाई है लेकिन ट्रैक्टर चलाते हुए जरूर देखे गए हैं। क्या लगता है ट्रैक्टर 2024 में कहां तक पहुंच पाएगा? चेतन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बार स्पष्ट कर दूं क्योंकि मैंने आपकी इनपुट टीम को भी रिक्वेस्ट की थी कि आज थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से बहुत लंबा समय मैं नहीं दे पाऊंगा जी। तो मैं अपनी बात कह के मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, तो मैं पहले ही थोड़ा आपको बता दूं। देखिए, पहली बात तो यह है चेतन जी, जो अभी आपने बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज शाम 5 बजे प्रगतिशील किसानों से संवाद करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि केवल आज, हर शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री शाम 5 बजे फोन कॉल के जरिए हरियाणा प्रदेश के अलग अलग वर्ग के साथ संवाद करते हैं। युवा वर्ग के साथ, जैसे आज प्रगतिशील किसान वर्ग के साथ, इसके अलावा जो स्कूली छात्र जिनको छात्रवृत्ति का जो सहायता सरकार दे रही है उनके साथ, जितने ऐसे वर्ग हैं प्रदेश के, फोन कॉल के जरिए 5 से 10 हजार लोगों के साथ जुड़ते हैं, संवाद करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। अगर किसी की कोई समस्या है उसकी जानकारी लेते हैं, उसका समाधान करते हैं। ये एक मुख्यमंत्री जी का ऑनगोइंग प्रोसेस है जो लगातार वो हर शनिवार को करते हैं। अब बात आ जाती है राहुल जी की, जो सवाल आपने पूछा। देखिए, राहुल गांधी जी लगभग 20-22 साल से सक्रिय राजनीति में है, लेकिन राहुल गांधी जी को आम आदमी की चिंता कब हुई? जब वो राजनीति में फ्लॉप हो गए, या यूं कहिए जब जनता ने उनको राजनीति में नकार दिया। अब वो ट्रक में भी नजर आ रहे हैं, अब वो किसान के खेत में भी नजर आ रहे हैं। 20-22 साल से जो आदमी सक्रिय राजनीति में है, लोकसभा में सांसद रह चुके हैं, वो उसको कभी किसान की चिंता पहले कभी नहीं हुई। कांग्रेस का तो मुझे समझ में आता है, कांग्रेस में तो लगातार तो प्रवीण अत्री जी, अभी आप कह रहे हैं कि 20-22 साल से हैं राहुल गांधी, लेकिन अब तो मानते हैं कि चलिए वो अब हैं, ग्राउंड पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और तमाम जो बातचीत है वो कर रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा चेतन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस की तो केवल एक फिलॉसफी रही है, कांग्रेस की एक सोच रही है, काम मत कर, काम का जिक्र कर, अकाम की फिक्र कर और फिक्र का जिक्र कर। कांग्रेस की ये फिलॉसफी है पहले दिन से।
कि काम मत करो, काम की केवल फिक्र करो और फिक्र का जिक्र करो बस। क्योंकि जो राहुल गांधी आज किसान के खेत में नजर आ रहे हैं, उन राहुल गांधी को देश के किसान की चिंता तब नहीं हुई जब जून 2006 के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी। लगातार कांग्रेस सत्ता में थी, प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, तब राहुल गांधी जी को किसान की चिंता नहीं हुई। तब राहुल गांधी जी को नहीं लगा कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू कर दिया जाए। उस रिपोर्ट को तो दबा के बैठ गए थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना शुरू करते हैं, तब राहुल गांधी जी को लगा कि वो किसान की चिंता करनी चाहिए। जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान की जमीन को सीएलयू के नाम पे लूटा जाता रहा, बिल्डरों को दिया जाता रहा, वहां राहुल गांधी जी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी टीम के साथ। सुबह 6 बजे किसान के खेत में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उस फोटो को सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। इससे पता लगता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो बिजली के ऊपर बड़ा भाषण दे रहे थे कि जी हमने इतने बिजली घर लगा दिए। अगर आपने इतने बिजली घर लगाए थे तो क्या वजह थी हरियाणा प्रदेश के किसान को 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी? पावर परचेज एग्रीमेंट आपने फिर क्यों किए थे? अगर हरियाणा प्रदेश में आपने थर्मल प्लांट लगा दिए थे, आप बिजली का उत्पादन हरियाणा में कर रहे थे, तो आपने प्राइवेट कंपनी से लॉन्ग टाइम पावर परचेज एग्रीमेंट क्यों किए? इससे स्पष्ट होता है कि जैसे यमुनानगर थर्मल प्लांट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है चेतन जी, कि यमुनानगर में थर्मल प्लांट लगना था, चौटाला साहब की सरकार थी, कंपनी के साथ एमओयू साइन हुआ, सरकार चली गई, हुडा साहब की सरकार आ गई। उस हुडा साहब की सरकार ने उस एमओयू की शर्तों को बदल दिया। मतलब एमओयू में जिस कंपनी की मशीनरी वहां लगनी थी, उस कंपनी का नाम हटा के संघाई कॉर्पोरेशन का नाम डाल दिया, सब स्टैंडर्ड मशीनें लगवा दी। क्लॉज बदल दिया, अगर कंपनी थर्मल प्लांट को समय पे नहीं लगाएगी तो उस पर जुर्माना लगेगा, इस क्लॉज को हटा दिया। मतलब केवल कमीशन खोरी के चक्कर में हरियाणा प्रदेश के आम जनता के पैसे को जिस तरह से लुटाया, उसका एक बड़ा उदाहरण है यमुनानगर थर्मल प्लांट। आज तक आप देख लीजिए यमुनानगर थर्मल प्लांट की क्या स्थिति है। सबसे बड़ी बात, हरियाणा प्रदेश का किसान बिजली के इंतजार के अंदर डीजल फूंक के अपने खेत में पानी देता था, डीजल के इंजन चलाने पे मजबूर था। क्यों नहीं आपने बिजली देकर किसान की समस्या का समाधान कर दिया? इसका समाधान किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। आज हरियाणा प्रदेश के खेत में डीजल का इंजन नजर नहीं आता, किसान को बिजली मिलती है, बिजली से वो अपने खेत की सिंचाई करता है। किसान की फसल खरीदने की चिंता आपको क्यों नहीं हुई? तो आपने कभी किसान का बाजरा क्यों नहीं खरीदा, सरसों क्यों नहीं खरीदा, सूरजमुखी क्यों नहीं खरीदा? आपको उस वक्त किसान की चिंता नहीं हुई। लेकिन वर्तमान सरकार ने जब धान और गेहूं के अलावा किसान की अन्य फसलों को एमएसपी पे खरीदना शुरू किया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना लाके किसान की खेती को जोखिम फ्री किया, किसान हरियाणा के किसान को सशक्त किया, मजबूत किया, तो राहुल गांधी जी को याद आया कि मुझे किसान की चिंता करनी चाहिए, मुझे एक फोटो खिंचवानी चाहिए जाके किसान के खेत में, जिससे कि लगे कि मैं किसानों के लिए बड़ा चिंतित। राहुल गांधी जी जिस तरह की राजनीति करते रहे, उसका नतीजा क्या हुआ? देश में कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, एक ऑर्डिनेंस को राहुल गांधी जी फाड़ देते हैं, अपनी पार्टी के जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करते हैं, उनकी कैबिनेट से पास ऑर्डिनेंस को फाड़ते हैं। क्या यही कांग्रेस की राजनीति है? ठीक है प्रवीण सवाल, युवाओं के हक की बात आती थी, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। भ्रष्टाचार का हालात ये थी कि नौकरियों की बंदर बांट होती थी। हरियाणा के अंदर लगभग 120 या 25 एचसीएल की पोस्टें थी, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। उसमें से 62 पोस्टों से ज्यादा से हुड्डा साहब के आसपास के लोगों के बच्चे लगे। क्या हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उसके रिश्तेदार या उसके सज्जन मित्रों के बच्चे इतने इंटेलिजेंट थे? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को भी बदला। आज बच्चा अपनी योग्यता से नौकरी प्राप्त करता है, आज बच्चा अपनी योग्यता साबित करता है। गरीब आदमी का बच्चा, दलित, शोषित, वंचित समाज का बच्चा आज सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहा है। ये व्यवस्था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लागू की। जो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार का बोलबाला था कांग्रेस की सरकार में, उस व्यवस्था को पूरी तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ठीक है प्रवीण जी, ठीक है। नतीजा ये हुआ कि हमारे विपक्षी मित्र बिलबिलाने लगे, परेशान हो गए। अब हुड्डा पिता पुत्र जो है दिन रात पोर्टल। ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगा मैं आपके पास। हालांकि आपका ये कहना है कि आपको शायद कहीं पहुंचना है या निकलना है, आप समय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आगे बढ़ता हूं, इनेलो प्रवक्ता ओमकार जी के पास आना चाहूंगा। ओमकार जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए चेतन जी, आज मुख्यमंत्री को किसान की याद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। पहले लठ मारो, फिर किसानों के साथ संवाद करो। इनसे जरा ये जरूर पूछ लें, अगर ये दोबारा ज्वाइन करेंगे तो ये किसान असली हैं या आंदोलन जीवी हैं? जो सड़कों पर बैठे थे वो वाले किसान है, जो आपके एसी कमरों में बैठे थे वो वाले किसान है? ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है।
2024 का सिनेरियो हरियाणा में स्पष्ट हो चुका है। बीजेपी जेजेपी जो लूट मार की सरकार है, ठग बंधन है, इसको जनता अलविदा कह चुकी है। जनता ने मन बना लिया है। अभी जो राहुल गांधी पहुंचे हैं ओमकार जी, मैं उसी पे आऊंगा, हाँ। उसी पे आऊंगा। जनता में ये सरकार विश्वास खो चुकी है, और जब जनता में कोई चीज विश्वास हो जाती है तो वो दोबारा वापस आने का जरूरत भी नहीं होती उसकी। मैं आऊंगा कांग्रेस के ऊपर। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति क्या है? चेतन जी देखिए, 5-6 व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि सीएम हम बनेंगे। जब सांझे की हंडिया, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सांझे की हंडिया चुराहे पर फूटती है, वो चुराहे पर फूटने वाली बात अब हमें स्पष्ट नजर आ रही है। कांग्रेस 2019 में अच्छी पोजीशन में आ गई थी, क्योंकि इनेलो डिवाइड हो गई थी, इनेलो टूट गई थी। नहीं तो अभी क्या लगता है आपको? अभी कांग्रेस में भी चला कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है वो सक्षम है 90 विधानसभा सीटों पर लड़ने के लिए, अकेले जीतने के लिए भी सक्षम है। सक्षम तो जेजेपी भी है, सक्षम तो नया कोई दल होगा वो भी है, सक्षम तो 90 बंदे खड़े करने कोई भी खड़े कर देगा। आज राहुल गांधी जी एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके प्रयास को गलत नहीं बोलूंगा। वो इवेंट मैनेजमेंट वाली पार्टी ये भी नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट वाली इंडिया में एक ही पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो एक वंदे भारत ट्रेन को अगर झंडी दिखाते हैं तो प्रधानमंत्री जी दिखाते हैं, और एक एक करके दिखाते हैं। ये नहीं एक बार वंदे भारत ट्रेन चला दी तो सारी चीज उद्घाटन हो गए, एक एक करके दिखा रहे हैं। नहीं मतलब इसका मतलब क्या माने ओमकार जी कि कांग्रेस ने हालांकि ये साफ कर दिया है, मतलब राज्यसभा सांसद ने अभी कहा है कि 90 विधानसभा सीटों पर अकेले कांग्रेस लड़ेगी, हमें किसी की जरूरत नहीं है कोई भी सहयोगी की। लेकिन इनेलो को सहयोगी अभी ढूंढना है या वो कोशिश भी यहां पर जारी है, क्योंकि साफ कर दिया गया था कि कोई भी पार्टी से हम गठबंधन कर सकते हैं सरकार को हटाने के लिए। तो क्या अभी भी कांग्रेस के स्टेटमेंट, कांग्रेस नेता के स्टेटमेंट के बाद भी इनेलो अभी भी कांग्रेस के साथ जाने का मन या विचार कुछ बना रही है? चेतन जी मेरे को सिर्फ 2 मिनट देना, मैं अपनी बात विस्तार से बताना चाहूंगा। देखिए, इनेलो के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था बीजेपी जेजेपी के ठग बंधन से जनता को राहत दिलाने के लिए हम किसी भी ऐसे दल से समझौता कर सकते हैं जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए तैयार होगा, और हम उसके लिए कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भी बोला था और दूसरी पार्टियों को भी बोला था, जो भी आना चाहे इस मंच पर आकर हम उसका समर्थन करेंगे। तो एक अच्छी पहल थी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने। देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी और त्याग की मूर्ति भी है। उन्होंने बोला था हमें कोई स्वार्थ नहीं, हम अपना त्याग करने के लिए भी तैयार है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? लेकिन क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के चंगुल में फंसी हुई है, ये व्यक्ति, दोनों व्यक्ति कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर देंगे। अभी 1.25 साल पड़ा है हरियाणा के चुनाव में। जब तक हरियाणा का चुनाव होगा, इनकी सांझे की हंडिया चुराहे पर फूट चुकी होगी। 5 मुख्यमंत्री बनने चाहते हैं, 5। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा पहली बात तो इलेक्शन से पहले डिक्लेयर नहीं होता। इन्होंने पहले ही कहते हैं कि हम जवाब भी ले लेते हैं। मेरे को अपनी बात करने समय का थोड़ा अभाव है, आगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जब परिवर्तन पद यात्रा शुरू करी थी, तब उन्होंने ये बात कही थी। आज इस यात्रा को तकरीबन 4 महीने हो गए हैं, और वो जिस तरह यात्रा चला रहे हैं, जिस तरह जनता का समर्थन है, आज की स्थिति है इनेलो को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं। इनेलो अपने दम पर सरकार बनाएगी। अभी इनेलो की यात्रा 2 महीने और चलनी है। 25 सितंबर तक आप देखना, पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर होगी, और काम करने वाली एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल। कांग्रेस आपस में गुटबाजी में बटी हुई है, और बीजेपी जेजेपी का सुपड़ा साफ तय है। ठीक है, ठीक है। राकेश यादव जी, गुटबाजी का एक बार फिर यहां पर निशाना साधा गया है, और कहा जा रहा है कि कांग्रेस में तो गुटबाजी है, 4-5 मुख्यमंत्री बनने को लोग आतुर हैं यहां पर। पाठक साहब के कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। सभी लोग जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, सब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मेहनत करके कांग्रेस की सरकार को स्थापित किया जा सके। नहीं, गुटबाजी, चलिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि गुटबाजी नहीं है, जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब झूठी हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन संगठन ना बनने की बात या संगठन कमजोर होने की बात तो लगातार की जा रही है। नहीं, संगठन कोई कमजोर नहीं है। हमारा संगठन अब जब से कांग्रेस ने तकरीबन 2 साल से काम करना शुरू किया है, तब से संगठन बन रहा है। आज जो भी आदमी किसी भी जिला स्तर पे, शहर स्तर पे, गांव स्तर पे काम कर रहा है, उनके पास है। पर ये बात ठीक है आपकी
कि संगठन का कोई ऑर्गेनाइजेशन अभी वो नहीं हुआ है, शाया नहीं हुआ, मतलब कोई ऐसा ऑन रिकॉर्ड नहीं है। बाकी इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। दो चीजें होती है, देखिए सर, एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है मास मोबिलाइजेशन। तो कांग्रेस के हक में अगर संगठन नहीं भी है तो भी मास जो अपील है कांग्रेस के फेवर में वो है। और जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट है, स्वामीनाथन रिपोर्ट तो परिणाम ही कांग्रेस गवर्नमेंट का है। और जहां तक बिजली खरीद की बात है तो वो तो उनका मिथ्या वचन था। जहां तक यमुनानगर में वो बिजली के पावर प्लांट की बात कर रहे थे, जब हुड्डा साहब की सरकार थी तब उन्होंने 800 मेगावाट का एक वहां पे सैंक्शन किया था प्रोजेक्ट, और उसको बीजेपी ने जो ठंडे रस्ते में डाल दिया। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद की बात है, हरियाणा में कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं है। केवल जब ये इनको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तब बात करते हैं। आप ये देखेंगे कि सोनीपत, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, करनाल और इन जगह के ऊपर जब कांग्रेस की सरकार थी और हुड्डा साहब जो है चीफ मिनिस्टर, तब तो उन्होंने करोड़ों रुपए के प्लांट लगाए हैं। तो क्या करनाल में प्लांट लगाना क्षेत्रवाद हो गया? क्या महेंद्रगढ़ के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलना क्षेत्रवाद हो गया? राकेश यादव जी, क्या आप देखेंगे कि रेवाड़ी में सैनिक स्कूल खोलना? राकेश यादव जी, आप ये मानते हैं जो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, राज्यसभा सांसद ने जो कहा कि और कुछ नहीं है। जहां तक इनेलो के राकेश यादव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाईकमान डिसाइड करता हमेशा कि सीएम कौन बनेगा। सभी मेहनत कर रहे हैं और उसका नतीजा बहुत बढ़िया होगा। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं राकेश यादव जी, एक बात पूछ रहा हूं आपसे। मैं ये पूछ रहा हूं कि दीपेंद्र हुड्डा ने जो कहा, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने कहा कि 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अकेले लड़ने में सक्षम है और सरकार को हटाएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये उन्होंने कहा। क्या आप ये बात इससे सहमत है ना कि किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है? जी जी, बिल्कुल किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है हमें। और 90 की 90 सीटों के ऊपर कांग्रेस अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी। और लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव भी अपने दम पे लड़ेगी। जब तो तक कि कोई गठबंधन बिहार में बैठक हो रही है। अगर देखिए सर, अगर विपक्ष का कोई फैसला होता है नहीं, तो बिहार में बैठक हो रही है गठबंधन के लिए, वो लोकसभा के लिए अलग है, उसका सहयोगी चाहिए। देखिए सर, कि अभी कोई चीज मैटेरियलाइज नहीं हुई है, सब लोग साथ साथ है। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है वो हाईकमान डिसाइड करेगा। अगर हाईकमान डिसाइड करेगा कि भाई किसी को सीट देनी है नहीं देनी है, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, तो हाईकमान को फैसला करना है। हाँ। तो जो हाईकमान फैसला करेगा उसके हिसाब से यहाँ पर हरियाणा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। बाकी हम 10 की 10 सीट के ऊपर इतने मजबूत किस्म से लड़ रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हो या कल हो या परसों हो, 10 की 10 सीट जो है इसके कांग्रेस की झोले में जाएगी। और हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। कम से कम ये तो कह सकता हूँ कि बीजेपी को तो एक भी सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, लास्ट रिएक्शन के लिए सर ओमकार जी आपके पास आना चाहूंगा। सुना आपने कि ना लोकसभा में और ना ही विधानसभा में अकेले सक्षम लड़ने के लिए सक्षम है बिल्कुल, और जीतने के लिए भी है। चेतन जी, मेरे को तो कई बार शक होता है। और ये भी कहा, ये भी आपने सुना कि आज भी चुनाव करवा लें तो आज भी कांग्रेस पार्टी जीतने को तैयार। चेतन जी, मेरे को तो कई बार शक होता है कि राहुल गांधी पार्टी में सर्वोपरि है या हुड्डा या उनके प्रवक्ता साथी सर्वोपरि हैं। बिहार में बैठक होती है, राहुल गांधी जी गठबंधन के लिए तैयार होते हैं और राहुल गांधी जी वहां बैठक में शामिल भी होते हैं और अपना उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी शामिल होते हैं। लेकिन प्रदेश की जब बात आती है, हरियाणा की जब बात आती है, तो ये कहते हैं सक्षम है। अरे भाई सक्षम हो तो आप राहुल गांधी जी को समझाओ, वो बैठक में क्यों जा रहे हैं, क्यों महागठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना चेतन जी कि हरियाणा की बात आएगी तो सक्षम हो जाएंगे, बिहार की बात आएगी तो असक्षम हो जाएंगे। बहुत अजीब सी बात है। बाकी एक बात मैं बता सकता हूँ कि आज इनेलो की स्थिति किसी भी तरह से कांग्रेस से मजबूत है, कांग्रेस से कम नहीं है। क्योंकि जब 2024 में समय का थोड़ा अभाव है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश यादव जी आपका भी, ओमकार जी आपका भी, इस खास चर्चा में। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।